आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। नए वाले सिलेबस के हिसाब से ये प्रश्नावली 1.2 है, लेकिन पुराने वाले किताब के अकॉर्डिंग ये 1.3 है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल क्या है कि √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जब भी किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होगा, हम उससे पहले परिमेय लेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको क्या लेंगे? परिमेय। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। तथा q का मान 0 नहीं होता। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो ये है सहअभाज्य पूर्णांक। तो हमने मान लिया इसको परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, और p और दोनों q क्या है? पूर्णांक है। वो भी कैसे? सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक के पहाड़े से कटते हैं और किसी पहाड़े से नहीं कटते हैं। यानी अगर भिन्न के रूप में हो गए, जैसे मान लीजिए 5/7, अब इसको काटेंगे दोनों को तो एक के पहाड़े से कटेंगे और किसी पहाड़े से नहीं कटेंगे, तो ये कैसे है? सहअभाज्य पूर्णांक। यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ कौन है? एक है। यानी एक के पहाड़े में साथ में आते हैं वरना नहीं आते। इनको कहते हैं क्या? सहअभाज्य पूर्णांक। आगे शुरू करते हैं। तो √5 को किसके रूप में लिख देते हैं? p/q के रूप में। आगे हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √5 का वर्ग और इधर हो जाएगा p/q का वर्ग। √5 का वर्ग कितना? 5, रूट हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा p² अब 5 चला जाएगा भाग में और q² आ जाएगा गुणे में, तो q² बराबर p²/5। 5 भाग में आ गया। जैसे ये भाग में आए इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये 5 भाग में आएगा इसको क्या लिख देंगे? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ 5 p² को विभाजित कर रहा है, तो चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, 5 यहाँ p² विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि p में 5 का भाग जाएगा, तो p में 5 का भाग दे देते हैं। उत्तर हम मान लेते हैं x आएगा। कुछ भी मान सकते हैं ABCD, p और q के अलावा, क्योंकि p और q हम ले चुके पहले। तो हमने क्या कहा कि 5 p को विभाजित करता है, तो यहाँ 5 p को विभाजित कर रहा है, उत्तर क्या मान लिया? x आया। अब 5 कहाँ जाएगा? गुणे में, तो p बराबर कितना? 5x। अब ये p का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब p का मान समीकरण 1 में रखने पे क्या होगा? p का मान 5x है, तो यहाँ 5x का स्क्वायर हो जाएगा, तो q² बराबर p की जगह 5x, तो 5x का स्क्वायर, तो ये हो गया 5x का स्क्वायर और बटे में कितना है? 5। तो q² बराबर 5 का वर्ग 25, x का x² बटे में कितना? 5। 25 में 5 का भाग 5 बार चला जाएगा, तो q² बराबर 5x²। अब ये 5 फिर से भाग में आ जाएगा, तो q²/5 बराबर कितना? x²। अब ये 5 q² के बट्टे में आया है, यहाँ p² के बट्टे में 5 आया था, यहाँ q² के भाग में किसा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 यहाँ पे q² को विभाजित कर रहा है, तो 5 q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो चूंकि 5
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे 5 क्यू को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 5 पी को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी 5 का भाग पी और क्यू दोनों में जा रहा है, तो 5 इन दोनों का यानी पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ क्या माना था कि कैसे है, सहअभाज्य, यानी सिर्फ एक के पहाड़े में आएंगे, लेकिन ये तो 5 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। भाई इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग 5 जो है पी और क्यू का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस प्रकार पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 हो गया। यह इस तथ्य का विरोध कर रहे हैं कि ये कैसे हैं, सहअभाज्य। यह इस तथ्य का विरोधाभास है, यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि पी व क्यू कैसे है, सहअभाज्य है। अब ये विरोधाभास क्यों आया, यानी 5 का भाग दोनों में जा रहा है, लेकिन भाग तो सिर्फ एक का जाना चाहिए था, तो विरोधाभास आया। इस विरोधाभास का कारण क्या है, इसका कारण है आपने कल्पना क्या कर ली, गलत कर ली। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अब हमने गलत कल्पना क्या की कि हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय, तो हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। यानी कि इस प्रश्न में हमें गलत कल्पना करनी है और इसको गलत सिद्ध भी करना है, तभी हमें नंबर मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में √5 की जगह पर √2 भी आ सकता है और √3 भी आ सकता है। 5 की संख्या क्या आ सकती है, 2 और 3 भी आ सकती है, हो सकता है 7 भी आ जाए। तो सबको करने का तरीका यही रहेगा, कब, जब अकेली संख्या हो, जैसे √2, √3 या √5, तब इनको करने का तरीका ये रहेगा। तो √2 और 3 से आपको फिर से कॉपी में प्रयास करना है। अब प्रश्न संख्या 2 के अंदर हमें 3 + 2 √5 को भी क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जिसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है उसको क्या मान लेंगे, परिमेय। तो ये कैसी संख्या हुई, परिमेय। तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। जहां P व Q कोई पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होता, यानी हर का मान 0 नहीं होता। तो हमने इसको 3 + 2 √5 जिसको अपरिमेय सिद्ध करना था उसको क्या मान लिया, परिमेय। और परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो अब इसे P/Q के रूप में लिख देते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख दिया P/Q के रूप में। अब जो ये √ वाली संख्या है इसको हमें अलग करना है, इसको हम इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ बचा 2 √5 बराबर P/Q। 3 का पक्षांतरण हुआ तो हो गया माइनस का, तो 2 √5 इसका लसअप आ जाएगा Q और ये बन जाएगा P - 3Q लसअप लेने के बाद।
जो 2 गुणे में वो भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर p माइनस 3q और बट्टे में 2q। q तो पहले से था, 2 और आ गया भाग में। जैसे ये रूट वाली संख्या यानी अपरिमेय संख्या अलग हो जाए, हम इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखिए दाएं भाग में यानी राइट हैंड साइड में p है, q है, 2 है और -3 है। p और q क्या है? पूर्णांक है, और 2 और -3 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये सभी पूर्णांक है, और पूर्णांकों का हल जो है वो होती है परिमेय संख्या। तो p, q, 2 व -3, ये चारों जो चीज़ें वो लिख देते हैं। p, q, 2 व -3 सभी क्या है? पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है। अगर ये सभी पूर्णांक है तो इनका हल क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो अतः ये पूरी एक परिमेय संख्या है। तो अतः p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 से √5 भी एक क्या संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, लेकिन तथ्य यानी फैक्ट क्या है कि √5 क्या होता है? अपरिमेय। यह इस तथ्य का विरोध आ रहा है कि ये कैसा होता है? अपरिमेय। तो √5 क्या रही है? परिमेय, लेकिन तथ्य क्या है यानी फैक्ट क्या है कि ये कैसे होती है? अपरिमेय। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आ तो रही है परिमेय, लेकिन तथ्य क्या है कि ये होती है अपरिमेय। ये विरोधाभास क्यों हुआ? वही हमारी गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हम अपनी कल्पना गलत मान लेते हैं और इसको क्या लिख देते हैं? अपरिमेय। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना जो है वो गलत सिद्ध हो चुकी है। इति सिद्धम। अब आगे के प्रश्नों की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 3 के अंदर 2 की तरह होंगे वो भी सारे। प्रश्न नंबर 3 में 2-3 भाग दे रखे हैं। पहला दे रखा है 1/√2, उसके आगे दे रखा है 7 √5, ये दूसरा भाग है। तीसरे का पहला भाग, तीसरे का दूसरा भाग, और तीसरे का तीसरे भाग में दे रखा है 6 + √2। ये 3 भाग हमें दे रखे हैं। तो हमें जब 1 + √2 को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो ये पूरा लिख दिया जाएगा कि मानना 1 + 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लेंगे? परिमेय। तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q कोई पूर्णांक है तथा इसका मान 0 नहीं होता। किसका? q का। तो 1/√2 किसके रूप में लिखेंगे? p/q के रूप में। कैसे लिखेंगे? 1/√2 बराबर p/q। अगर हम दोनों का व्युत्क्रम करते हैं यानी दोनों को उल्टा करते हैं तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो बन जाएगा √2 और ये बन जाएगा q/p। जैसे ये अलग हुआ, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 आया था, वैसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। तो अब p और q दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। तो p व q दोनों पूर्णांक है तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से √2 भी क्या बनेगी? एक परिमेय संख्या। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय। तो समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन तथ्य यानी फैक्ट क्या है कि ये तो कैसी होती है? अपरिमेय। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 की जगह क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास के कारण हमारी गलत कल्पना हो जाएगी और ये फिर से क्या सिद्ध हो जाएगा? अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ऐसे कैसे जब 7 √5 को करेंगे
तो यहाँ तक तो पूरा सेम ही रहेगा। इसके बराबर भी क्या आ जाएगा, p बटा क्यू। तो 7 √5 बराबर क्या आ जाएगा, p बटा क्यू। 7 को भाग में भेज देंगे तो √5 बराबर p बटा 7 क्यू हो जाएगा। जैसे अलग हुआ समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है, p q व 7 तीनों ही क्या है, तीनों ही पूर्णांक है। p q और 7 क्या है, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, पूरा एक परिमेय संख्या, जैसे ये बने थे। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन तथ्य क्या है कि √5 कैसा होता है, अपरिमेय होता है। तो इस तथ्य के जो परिमेय आ रहा है इसको विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास का कारण पूर्ण से क्या हो जाएगा, हमारी गलत कल्पना हो जाएगी। और सेम तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। और जब इस 6 + √2 के बराबर क्या लिखेंगे, p बटा क्यू, तो 6 चला जाएगा भाग में, तो √2 बराबर p बटा क्यू माइनस 6। अब इसको लसापा ले तब भी ठीक है, नहीं लेंगे तब भी ये समीकरण नंबर 1 है। p q और -6 सभी पूर्णांक है। तो इन सब का हल जो है परिमेय संख्या, ये परिमेय है तो ये भी हो जाएगी परिमेय। लेकिन तथ्य यानी फैक्ट क्या है कि ये क्या होती है, अपरिमेय, यानी क्या आ जाएगा, विरोधाभास। और विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना हो जाएगी। और इस प्रकार ये प्रश्न नंबर जैसे 2 हल हुआ है, वैसे ही प्रश्न नंबर 3 के तीनों भाग हल हो जाएंगे। तो आपको ये पूरा कॉपी में कर लेना।